This is an ABP Life podcast. अमेरिका में छाया है बैंकिंग क्राइसिस और इसका असर अब धीरे धीरे बाकी बैंक्स पे भी देखने को मिल रहा है। हर जगह टेंशन का माहौल कि भारत पे इसका क्या असर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज बात करते हैं इसी के बारे में एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ लेकर के FYI, जहाँ मेरे साथ में जुड़ रहे हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल। दोस्तों, मेरा नाम आकाश जिंदल है, इकोनॉमिस्ट हूँ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ। दुनिया भर के टीवी चैनल पे देखा जाता हूँ, सुना जाता हूँ। जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बात करेंगे बैंकिंग क्राइसिस की, जो इस वक्त अमेरिका में तो छाया है लेकिन इसका असर बाकी जगह पे भी देखने को अब मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये सिलिकॉन वैली बैंक, इसके बाद एक और बैंक पर ताला लटका, क्रिप्टो फ्रेंडली कहे जाने वाला जो सिग्नेचर बैंक है, इसको भी अब अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। क्रेडिट स्विस के सबसे बड़े शेयर होल्डर ने पैसा डालने से इनकार कर दिया। इसका झटका शेयर्स पर पड़ा, एक ही दिन में 25% टूट गया। तो आखिर क्यों हो रहे हैं अमेरिका में बैंक बंद? हम सिस्टमेटिकली चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्टली यू हैव स्पोकन अबाउट सिलिकॉन वैली बैंक। जी, अब सिलिकॉन वैली बैंक में द इश्यू वाज कि सिलिकॉन वैली बैंक दे हैड परचेज्ड लॉट ऑफ बॉन्ड्स। और बैंक क्या करता है, जो बैंक में हम पैसा जमा करते हैं उस पैसे को कहीं ना कहीं निवेश करता है, जिससे ब्याज कमाता है वो। तो इन्होंने उस पैसे के बहुत ज्यादा बॉन्ड्स ले लिए। उसके बाद अमेरिका में क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई चल रही थी 9%, तो टू रिड्यूस इन्फ्लेशन अमेरिकन फेड विच इज द सेंट्रल बैंक ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आवर RBI, दे केप्ट ऑन इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। फेड जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता गया। जी। अब थोड़ी सी टेक्निकल बात बता रहा हूँ लेकिन आम भाषा में बताऊंगा। बॉन्ड में क्या होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बॉन्ड का बढ़ाते हो तो उसकी मार्क टू मार्केट वैल्यू यानी साधारण भाषा में कहें बाजार मूल्य उसका गिर जाता है। ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में बढ़ते हैं तो मार्क टू मार्केट वैल्यू या बाजार मूल्य उसका गिरता गया। तो वो बॉन्ड जितने के खरीदे थे उससे कम के हो गए। जी। अब स्टार्टअप्स हैड इन्वेस्टेड देयर मनी, लॉट ऑफ स्टार्टअप्स हैड इन्वेस्टेड देयर मनी, दे वर फेसिंग लिक्विडिटी इश्यूज, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया की इकोनॉमी में भी रिसेशन जैसा माहौल था। जी। तो जब वो पैसा, जब बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई, दे डिडंट हैव मनी टू पे, तो वो लिक्विडिटी क्राइसिस वहां पे आ गया। इसमें दो चीजें दर्शकों को, सुनने वालों को स्पष्ट कर दूं। ये बॉन्ड्स का डिफॉल्ट नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर ये बॉन्ड जो है वो मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो कोई लॉस नहीं होगा। अब होगा क्या, अब कोई बड़ा बैंक इसे अगर टेक ओवर करता है और वो बॉन्ड्स को मेच्योरिटी तक होल्ड किया जाता है तो उसमें नुकसान नहीं होगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जो है मिल जाएंगे। बट जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, यू हैव राइटली सेड मानसी जी, उसका एक डोमिनो इम्पैक्ट हुआ। डोमिनो इम्पैक्ट क्या कि दूसरे बैंक्स के ऊपर इम्पैक्ट आया है, एक के बाद दूसरा, तीसरे के ऊपर भी अब जो है कुछ ना कुछ लाल निशान देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, मतलब उसके ऊपर भी जो है कुछ ना कुछ हालात सही नहीं लग रहे। मैं जो है उसके भी जो है कई चीजें उसको लेकर नेगेटिव चल रही हैं। तो अब वो इम्पैक्ट लगातार बैंक्स पे आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन के करीब है। देखिए, पहले ग्लोबल इकोनॉमी ने कोरोना देखा, कोरोना से अभी रिकवरी होना शुरू हुई थी कि रशिया यूक्रेन वॉर आई, जिसने ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत भयंकर इन्फ्लेशन पैदा कर दी। और इन दोनों का इम्पैक्ट हुआ और अब ये बैंकिंग क्राइसिस और ये जो तीनों क्राइसिस है मिलके ग्लोबल इकोनॉमी को मंदी में धकेलने के बहुत करीब ले आए हैं। जी। तो अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा संकट साल 2008 में आया था। उस साल बैंकिंग फर्म लेमन ब्रदर्स ने खुद को दिवालिया घोषित किया था और इसके बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छा गई थी, इकोनॉमी की कमर टूट गई थी। तो इस बार दुनिया का हाल जो आप बताएं और ये बैंकिंग क्राइसिस का इकोनॉमी पे आखिर कैसे असर पड़ता है? देखिए, सबसे पहले 2008 की बात करते हैं। 2008 का जो क्राइसिस था उसे हम सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं, यानी कुछ ऐसे बॉन्ड्स में पैसा लगा था जो जंक बॉन्ड से या डिफॉल्ट कर गए, तो ये उससे भिन्न है। बट अमेरिकन इकोनॉमी की एक खासियत कहूंगा, अमेरिका ने हमेशा, वहां की सरकार ने हमेशा अपने बैंक्स को बेल आउट किया है, यानी कि जब भी वो बैंक्स दिक्कत में गए हैं तो उनको सहारा दिया है, उनकी मदद की है। ये शुरुआत होती है 1792 से। उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आई थी 1920s में, जो दुनिया भर में लोग जिसे याद रखते हैं, बहुत बड़ी मंदी थी। उसमें भी अमेरिका ने अपने बैंक्स को सपोर्ट किया। 1990 में भी सपोर्ट किया। और जो 2008 की आप बात कर रहे हैं, जिसे ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस कहा जाता है, या इसे जो है हम सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं, अमेरिका ने मदद की।
तो यहाँ भी अब उम्मीद है कि इसकी मदद जो है बैंक्स की अमेरिका करेगा और इस तरह के कुछ इंडिकेशन भी आए हैं। तो अल्टीमेटली लोगों के पैसे का नुकसान होने की संभावना बहुत कम है, बट हाँ पैनिक या घबराहट वो बहुत ज्यादा है। आप देखिए जिस तीसरे बैंक की आप बात कर रहे हैं वो तीसरा बैंक अभी सही चल रहा है, लेकिन घबराहट इतनी है कि लोगों ने समझना शुरू कर दिया है कि लाल निशान है, वो लाल निशान नहीं है, वो लाल निशान नहीं है, लेकिन वो जो है घबराहट, माहौल में घबराहट इतनी है, पैनिक इतना है कि लोग पैनिक कर रहे हैं। तो वो डोमिनो इम्पैक्ट एक का दूसरे के तीसरे पे इम्पैक्ट हो रहा है। और ना सिर्फ ये बैंक्स, अब ये संकट जो है पूरी इकोनॉमी पे दिखने लगा है। ये जो बैंक का संकट है, जैसे मैंने बताया पहले कोरोना, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, अब ये बैंकों का संकट। तो ग्लोबल इकोनॉमी जो आज तक हम कहते थे कि रिसेशन के एंट्री गेट के खड़ी है, एंट्री गेट खटखटा रही है, अब मुझे लगता है वो रिसेशन एंटर कर जाएगी। कच्चे तेल की कीमतें गिर गई हैं, उसके अलावा डॉलर के प्राइस बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बैंक क्राइसिस और बड़ी शेप, जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बात सिर्फ बैंक क्राइसिस तक नहीं, ये कहीं और बड़ी शेप ले सकता है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक महामंदी में धकेलने की क्षमता ये रखता है। ओके, एफडीआईसी की ओर से तो एक ब्रिज बैंक को स्थापित किया है जो बैंक के ग्राहकों को अपने धन का उपयोग करने में सक्षम करेगा, और इन्होंने सिग्नेचर बैंक के जो जमा करता है और कर्ज लेने वाले ब्रिज बैंक के कस्टमर बन जाएंगे, ऐसा कहा है। तो आपसे जानना चाहूंगी, इस बैंकिंग संकट से हम कैसे उबर सकते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा एफडीआईसी, अब फेड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन $250,000 तो जो है वो देता ही देता है। उसके बाद जो है यूएस गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बेल आउट के लिए आगे आएगी, इस तरह की इंडिकेशन हमें दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली लोगों को पैसा मिलेगा ऐसी संभावना लगती है। लेकिन होता क्या है, लिक्विडिटी क्राइसिस। अब किसी को पैसा चाहिए उसी वक्त नहीं मिलता, वो दिक्कत आती है। और खासकर अगर कोई बिजनेसमैन हो, स्टार्टअप हो, तो उनको तो पैसा चाहिए। दूसरा, इसकी वजह से जो पैनिक फैलता है वो, तो इसलिए घबराहट तो है ग्लोबल इकोनॉमी में, इसकी वजह से घबराहट है। और अब ये भी संभावना है कि ये बैंकिंग क्राइसिस यूएस से दूसरी इकोनॉमीज, दूसरी बड़ी इकोनॉमीज के अंदर भी जो है बैंक्स के ऊपर इसकी गाज गिरने की संभावना है, इंक्लूडिंग इंडिया। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा। हिंदुस्तान में बैंकिंग सेक्टर बहुत बढ़िया है। कारण क्या है, हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अभी आपने 2008 के सब प्राइम क्राइसिस की बात की। अब सब प्राइम क्राइसिस क्या थे, वो लोन जो है प्राइम लोन नहीं थे, सब प्राइम थे। अब हिंदुस्तान उस समय क्यों बचा सब प्राइम के समय, क्योंकि आरबीआई ने इतना अच्छा सिस्टम रखा हुआ है। हमारे यहाँ सब प्राइम लोन ही नहीं थे, अच्छा हल्के वाले लोन ही नहीं थे, क्वालिटी लोन दिए जाते थे। अब भी जो है आरबीआई ने इतना अच्छा सिस्टम रखा हुआ, जैसे मैंने कहा, उन्होंने पैसा बहुत जगह, एसवीबी ने बहुत ज्यादा पैसा बॉन्ड्स में लगा दिया। यहाँ आरबीआई ने एक बहुत अच्छा सिस्टम रखा हुआ कि इतना पैसा आपको सीआरआर में रखना है, दिस मच मनी हैज टू गो इनटू एसएलआर, this much money can go into this asset class, this much money can go into this asset class. So here RBI has already instructions from banks that you have to park this much money here, this much money here. So RBI is governing the banks in a very nice manner. So in India, I don't think we have to panic as far as banks are concerned. There is no cause for concern for banks. But as an economy, yes, there is a problem. Because global economy अगर recession में जाती है, क्योंकि दुनिया के सारे देश आपस में कहीं ना कहीं connected है, दुनिया की इकोनॉमीज आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के भी डाउन जाने की संभावना बनती है, क्योंकि आपस में इकोनॉमीज कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड कैसे हैं, एक बड़े आसान तरीके से दर्शकों को, सुनने वालों को समझाता हूँ। आईटी सेक्टर है हमारा, आईटी सेक्टर क्या करता है, वो अमेरिका को सप्लाई करता है, बीपीओ और आईटी। अगर अमेरिका में कल को मंदी बढ़ जाती है, मंदी ज्यादा हो जाती है, तो हमारा आईटी सेक्टर के लिए जो है ग्राहक है वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए जो है दुनिया आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है जी। और हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। ऑलरेडी डॉलर और येन के रेट बढ़ रहे हैं और डॉलर भी 82 रुपए 70 पैसे हो गया है। डॉलर का रेट इतना बढ़ना हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि हमारे इम्पोर्ट्स जो है महंगे हो जाते हैं। देखिए, एक सच्चाई, कड़वी सच्चाई हमें एक्सेप्ट करनी होगी। पहले कोरोना, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, और अब ये तीसरी चीज है जो ग्लोबल इकोनॉमी को तकलीफ देने वाली है। ऐसे में अगर ये पेन बढ़ता है, जिसकी संभावना है, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आ सकता है जी। अगर वो इम्पैक्ट आता है तो आने वाले समय में महंगाई बढ़ने की या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे में सुनने वालों के लिए एक संदेश, अपने जो है खर्चे लिमिटेड रखें जी, और
अपनी ग्रोथ के लिए, जैसे कोई जॉब कर रहा है तो अपने अंदर वैल्यू एडिशन करते रहे, ताकि कल को अगर छंटनी हो तो आपका नंबर उसमें ना आए। अपनी वैल्यू, अपने अंदर वैल्यू एडिशन करते रहें, अपनी स्किल्स को शार्पन करें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, टैलेंट बढ़ाएं अपना, ताकि आने वाले वक्त का मुकाबला करें। आने वाला वक्त एक कड़वी सच्चाई है, ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच मिस्टर आकाश जुंदल हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ। नमस्कार। This is an ABP Live podcast.